अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन करा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जाना, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा गोल ये है कि ये डिटरमाइन करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कंजर्वेटिव नेचर का है तो उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के कारण एसोसिएट होती है, तो इसका मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उस पूरे सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के को इम्प्लीमेंट करके हम लोग रिजल्ट भी एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। इसको जानने के लिए हम ये जानेंगे कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस फील्ड के कारण कॉज हो रहा है, क्या उस फील्ड में पोटेंशियल कोई चार्ज पार्टिकल रखा जा रहा है तो वो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है या नहीं आती है। हमारे फिजिस्ट और रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये डिटरमाइन कर लिया कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का। तो अगर कंजर्वेटिव नेचर का है तो इससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो रही होगी। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। पहले तो ये पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। और अगर कंजर्वेटिव होगा तो देयर शुड बी सम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल फील्ड सिस्टम में एसोसिएट हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल फील्ड सिस्टम हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एंड इन दैट सिचुएशन जो हमारा सिस्टम होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होगा। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, तो उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जरूर एसोसिएट होगी फील्ड में, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रखा जाए तो। साथ में अगर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशन में, एक्सपेरिमेंट्स में जहां हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेट हो रही है। अगर हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो रही है, यहाँ मैंने टॉपिक लिख रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है V से, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है तो उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी, इसी के बारे में हमें नॉलेज गेन करना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, और इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि डिफरेंट चार्ज के सिस्टम में, सिस्टम ऑफ चार्जेस और चार्जेस के अरेंजमेंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको हम जानेंगे। नाउ अगर हम एक्सपेरिमेंट्स एक देखें, हम अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हम ये कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक चार्ज पार्टिकल P1 पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल रख लिया, लेट द चार्ज इज Q एंड द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट something at point P2. Let there will be a two particle, one particle having charge positive plus Q and the other particle also have charge
प्लस क्यू नॉट। नाउ अब अगर हम कहें तो पार्टिकल P1 को हमने यहाँ पे रख रखा है। लेट अस कंसीडर हमने P1 पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को रखा। उस चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा लिया है? पॉजिटिव लिया है। सो ऐसे कंडीशन पे ये जो P2 पॉइंट होगा हमारा, इस P2 पॉइंट के पास हम कहेंगे उस P1 पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के कारण इस लोकेशन पे क्या होगी? इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि P2 इज द पॉइंट लाई इन द स्पेस ऑफ फील्ड ऑफ P1। P1 पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके फील्ड में P2 पॉइंट लाई कर रहा है। अब अगर इस P2 पॉइंट पे लेट दिस इज अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी P2, और इस P2 पॉइंट पे अगर मैं एक और चार्ज रख दूं ये प्लस क्यू नॉट, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि P1 के फील्ड के कारण पार्टिकल P1 जिसका चार्ज कितना है Q, उसके फील्ड के कारण फील्ड कितनी है E। अगर हम P2 पे कोई चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर का है इसलिए फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। तो हम कहेंगे ये Q2 चार्ज P1 पॉइंट और P2 पॉइंट से P2 इनके बीच का जो सेपरेशन है उससे ज़्यादा सेपरेशन लेता हुआ सिंपली हम कह सकते हैं ये Q2 क्या P2 पॉइंट के पास जब हम इस चार्ज को रखेंगे तो ये चार्ज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण रिपेल होता हुआ इस P1 से दूर होता जाएगा। अब अगर ये पार्टिकल दूर जा रहा है तो किसके कारण जा रहा है? तो हम कहेंगे देयर इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज नॉन जीरो। ठीक है, इसका मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या कर रही होगी? तो हम कहेंगे ये चार्ज पार्टिकल, ये क्यू नॉट पार्टिकल मोशन करने लग गया होगा। कहाँ मोशन करने लग गया होगा? तो हम कहेंगे क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है किसके? प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण, तो इसके ऊपर फोर्स लगा और ये P2 से डिस्प्लेस्ड हो गया दूसरे लोकेशन पे। नाउ तो हम ये एक्सपेरिमेंट में ये समझ सकते हैं कि इफ़ यू प्लेस अ चार्ज इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज, द चार्ज विच वी प्लेस्ड एक्सपीरियंस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज स्टार्ट मोशन। ठीक है, अब अगर इसी सिचुएशन को फिर से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। सो मोशन करने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हम कहेंगे कि देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि हमने Q प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में क्यू नॉट चार्ज को रखा और क्यू नॉट चार्ज को जैसे रखें हमने ऑब्जर्व किया कि फोर्स लगा क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, और फोर्स लगने के कारण क्यू नॉट चार्ज हमारे इस सिचुएशन के हिसाब से रिपल्सिव फोर्स के कारण मोशन करना शुरू कर दिया। अब अगर सिचुएशन को दूसरी तरीके से स्टडी करा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस मोशन करने के पीछे जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे दिमाग में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, क्वेश्चन जनरेट होता है कि इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को हमने यहाँ पे रखा और इसने मोशन करना शुरू कर दिया। मोशन किया तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आई? जिस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये चार्ज पार्टिकल मोशन किया है वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? पहला क्वेश्चन। तो पहले तो हम ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, क्योंकि ये जो चार्ज है इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के कारण फोर्स लगा है तो फील्ड फोर्स, और हमने इसी तरह के फील्ड फोर्स एक क्लास 11th में भी पढ़ रखे हैं और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर हम एक टेबल लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ टेबल, और इस टेबल से एक बॉल रखा हुआ था
जिस बॉल का मास हम कंसिडर कर ले m, उसको हम h हाइट तक उस बॉल को ऐसे पकड़ के उठा के लेके जाते हैं और हम टेबल से बॉल को h हाइट तक पहुंचा देते हैं। दिस इज अ पॉइंट P। ठीक है, तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया किसने? तो हम ऐसे पकड़े और इस बॉल को उठा के यहाँ तक लेके आए। ये सिचुएशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये काइनेटिक एनर्जी जो आई थी, मोशन किया था चार्ज पार्टिकल, सो एसोसिएट हो रही है सम काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? ये क्वेश्चन मार्क को इरेज करने के लिए, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर पाने के लिए। तो हम देखेंगे क्या कि अब इस चार्ज पार्टिकल को उठा के हम यहाँ लेके आए इस लोकेशन पे। नाउ ये जो मास है ग्रेविटेशन में, हमने एक m मास को टेबल से उठाया, टेबल से h हाइट पे लेके गए और यहाँ हम उसे पकड़ के रखे हैं। अब जैसे ही हम इस मास को रिलीज़ करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये मास टेबल की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। नाउ अब ये दिमाग में आता है कि ये चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ पहुँचाए, जैसे ही रिलीज़ किया वो मोशन करना शुरू किया, तो इसका मतलब मोशन किया है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? तो हम कहेंगे इस मोशन करने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो हमने ग्रेविटेशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि इफ़ यू टेक अ बॉडी ऑफ मास m from a certain point up to the height h and then keep the body at point up to the height h, then the body possesses some energy and that energy is potential energy। और यही potential energy इस बॉडी का लॉस हुआ और बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करके टेबल की तरफ मोशन करना शुरू कर दी। सो ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम को देखा जाए तो यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम से, ग्रेविटेशन के इस प्रॉब्लम से ये पता चल रहा है कि अगर किसी बॉडी को रिलीज़ करा गया तो उसने मोशन किया, और मोशन करने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? तो काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा कह सकते हैं क्या कि इसका मतलब अगर रिलेट करा जाए तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक फील्ड फोर्स है। और फील्ड फोर्स में अगर किसी बॉडी ने मोशन किया है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? तो हम कह दें कि वो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी से मिली है। तो इसका मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल जो मोशन किया है, मोशन करने के लिए जो एनर्जी दी गई वो कौन दिया? वो एनर्जी उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से मिली। सो फर्स्ट पॉइंट अगर क्लियर करें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अदर पार्टिकल, placed in the field of other charge particle, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा किसके फील्ड में रखा गया है? तो हम कहेंगे Q के फील्ड में। इट विल द चार्ज Q0 एक्सपीरियंस, क्या करेगा एक्सपीरियंस? तो हम कहेंगे उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस फोर्स एंड स्टार्ट मोशन। ठीक है, अब जो ये मोशन करा है, उस मोशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हम कहेंगे द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ Q0 इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो रही है। मोशन किससे एसोसिएट हो रहा है? मोशन जो हो रहा है Q0 का, वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी जो आई है, हमने काइनेटिक एनर्जी कहाँ पाया?
तो हम पाए कि ये काइनेटिक एनर्जी जो इस मास को, इस चार्ज को मिल रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से मिला है। दिस एंड काइनेटिक एनर्जी gained by charge particle by Q naught is from loss of potential energy और simply potential energy से, potential energy, तो potential energy से U। तो हम ये कह सकते हैं कि when we place a charge particle in the field of another charge particle it will experience force। सेकेंड फॉर्म में ये कह सकते हैं when we place a charge particle in the field of another charge particle there the charge particle will gain some potential energy। तो उसके पास क्या आ जा रहा है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जा रही है। नाउ अब इस चीज़ को कंक्लूड कर दें, तो कंक्लूजन क्या हो रहा है, तो कंक्लूजन हमने ये डिराइव करा ऊपर के 2 पॉइंट से कि when charge placed in the field E at any location, किसी लोकेशन पे रखे, then the charge particle possess some energy in the form of potential energy in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन पहला आया बच्चों। नाउ अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का चार्ज पार्टिकल जो हमने रखा था, इस Q0 को P2 पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है Q0, इसके जगह पे अगर हम यहाँ पे Q0 रखे थे तो इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, लेट दैट फोर्स जो हम कह रहे हैं वो 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कंसिडर कर रहे हैं कि ये कितने न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो हम कह रहे हैं फोर्स आ रहा है फील्ड के कारण। फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन बाय कूलम्ब्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमने Q0 रखा है तो Q0 के कारण इसके पास कुछ फोर्स आएगा और उस फोर्स को लेट हम कंसिडर कर ले 10 न्यूटन। नाउ अब अगर इस जगह के चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस करके मैं +2 Q0 रख लूँ या 10 Q0 रख लूँ तो भी क्या फोर्स 10 न्यूटन होगा? तो हम कहेंगे नहीं, अब 10 न्यूटन नहीं होगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने चार्ज बढ़ाया है तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जब 10 न्यूटन लिए थे तो भी बॉडी मोशन कर रही थी, और जब हमने चार्ज पार्टिकल को चेंज करके 2 Q0 रख लिया तो ये फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम Q0 से कम रख दें तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से कम हो जाएगी। कुल कहने का मतलब है कि एज वी चेंज द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट P2, द फोर्स दैट वी ऑब्जर्व प्रीवियसली will become different from the initial value। सो ये फोर्स 10 न्यूटन का था कब? जब यहाँ पे चार्ज क्या रखा हुआ था, +Q0 हम कंसिडर कर रहे हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करके +2 Q0 रख दिया, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगी। अब 10 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगी तब भी बॉडी क्या करेगा, मोशन ही करेगा। नाउ ये समझ में आया। अब मान लेते हैं इसके मोशन में बॉडी के पास कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, मोशन कर रहा है तो देयर शुड बी सम वेलोसिटी। तो और ये भी मोशन कर रहा है तो यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो क्या दोनों वेलोसिटी
इस चार्ज पार्टिकल का जब क्यू नॉट रखा गया तब की यहाँ पे फोर्स लगने के कारण मोशन करने वाली वेलोसिटी, और जब हम लोगों ने 2q0 रखा तब भी मोशन करने वाली जो वेलोसिटी है, क्या दोनों वेलोसिटी सेम होगी? तो हम कहेंगे नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी। पहले फोर्स कितना लग रहा था? 10 न्यूटन। अब मान लेते हैं फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने पहले पाई थी, पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले केस के काइनेटिक एनर्जी से डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो यहाँ की वेलोसिटी, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो यहाँ की वेलोसिटी जो 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगने के कारण कॉज हो रही है उससे डिफरेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से कंक्लूजन क्या डिराइव हो रहा है कि एज वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट पॉइंट P2 इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q, the force experienced by both the charges will be different and the kinetic energy of that charge particle is greater whose magnitude is greater at the charge which is placed at point P2. So हमने इन दोनों टर्म्स में ये जाना है कि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन सेकंड टाइम्स विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट टाइम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सेकंड टाइम का फर्स्ट टाइम से ज़्यादा होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई। मीन्स इसे जो काइनेटिक एनर्जी मोशन करने के लिए मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम कहे इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा थी? तो हमने कहा सेकंड वाले केस में ज़्यादा थी। सेकंड वाले केस में कैसे ज़्यादा थी? तो हमने कहा उसका मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज को हमने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ से कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 2 हम पा रहे हैं। कंक्लूजन सेकंड है कि U इन द फील्ड will be different for different charges, different for charge of different magnitude, charge of different magnitude। जिस चार्ज का अगर दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। अच्छा, फील्ड जो हम लोगों ने निकाला है उसी लोकेशन पे निकाला है, तो इसको ऐसे कह लें U in the field at same point, at same point will be different for charge of different magnitude। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अब हम देखते हैं कि मान लिया जाए, अब हम सिचुएशन को चेंज करते हैं। सिचुएशन को चेंज करके मैंने कहा कि ये जो चार्ज इनिशियल स्टेट पे Q0 यहाँ पे मैंने रख रखा था P2 पॉइंट पे, इस चार्ज को P2 से उठा के मैंने P3 पे रख दिया। चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है? तो हम कहेंगे Q0। नाउ अब हम देखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से P1 के पास एक चार्ज थे जिसके कारण P2 पे फील्ड थी। इस फील्ड में हमने Q0 चार्ज को रखा, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया 10 न्यूटन का, जिसके कारण बॉडी मोशन करी, और मोशन करी उससे काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट हुई KE1, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम कहें कहाँ से आया? तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी थी। अब अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को उठा के P3 पॉइंट पे रख दे तो हम कहेंगे जो फोर्स हमें मिलेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से चेंज हो जाएगा। अब अगर क्यों कैसे चेंज हो जाएगा? तो हम कहेंगे सेम कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ चार्जेस के लिए सेपरेशन डिफरेंट हो गया। सेपरेशन डिफरेंट हो गया तो हम कहेंगे फोर्स भी डिफरेंट। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन से फिर से ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये डिराइव कर सकते हैं कि इफ़ वी प्लेस्ड a charge of same magnitude at different point in the field of another charge, then the potential energy of the charge will be different। ठीक है,
इसको भी नोट कर लें। तो हमने पाया कंक्लूजन से थर्ड है, कंक्लूजन नंबर 3, कि पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड at different location for charge of same magnitude क्या होगा, ये भी डिफरेंट हो जाएगा, विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन क्या डिराइव करा? पहला कंक्लूजन आया इस पूरे प्रॉब्लम से कि when a charge is placed in the field of any other charge at any location, it will possess some potential energy, and this potential energy is responsible for the motion of a charge particle. When a charge particle start motion, the potential energy is converted into kinetic energy. Okay. Second point, U in the field at same point will be different for a charge of different magnitude. मीन्स अगर किसी फील्ड में एक ही पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस को रखा जाए तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट ही होगी, अलग ही होगी। एंड द थर्ड पॉइंट कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को किसी फील्ड में डिफरेंट लोकेशन पे रख रहे हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट ही होगी। तो ये हम लोगों ने थ्री कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से डिराइव करा। नाउ अब अगर फिर से देखते हैं, ये 3 कंक्लूजन हमने डिराइव करा है और इस कंक्लूजन के बाद अब हम फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स तो जान ली कि किसी भी फील्ड में एक चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अगर उसी चार्ज को डिफरेंट लोकेशन पे रखें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट लोकेशन पे अलग होती है। ये पॉइंट माइंड करने वाली है कि एक ही चार्ज को फील्ड में डिफरेंट लोकेशन पे अगर हम रखते हैं तो हर जगह उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। साथ में अगर एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज को सेम लोकेशन पे रख दिया जाए फील्ड में तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। अब अगर हम कहें कि मान लिया जाए P1 पॉइंट पे हमने जो चार्ज रखा था वो था Q और P2 पॉइंट पे जो हमने चार्ज रखा था वो था +Q0। सो अगर ये चार्ज पार्टिकल इस Q चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है तो ये क्या करेगा? मोशन। और मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल Q0, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फील्ड में है। किसके? पहले वाले चार्ज के फील्ड में है। सो फोर्स इज कॉज बाय फील्ड और फील्ड इज कॉज बाय फोर्स। ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि फोर्स लगने के पीछे फील्ड रिस्पॉन्सिबल है या फील्ड होने के पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कह सकते हैं फोर्स है तो क्या फील्ड होगी या फील्ड है तो क्या फोर्स होगी। तो हम ये जानेंगे कि क्या इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ नहीं रखते तो क्या यहाँ फील्ड नहीं होती। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, इस चार्ज पार्टिकल के कारण whether we placed any charge at this point or not, whether we place a charged body or uncharged body at point P2 or not, the field is always there। यहाँ पे फील्ड हमेशा रहेगी। और उस फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, लेट हमने जो चार्ज पार्टिकल रखा वो Q0 रखा, तो उस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में रखने के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। सो हम ये कह सकते हैं फील्ड सेटअप हुआ और उस फील्ड के सेटअप में हमने कि एक चार्ज को रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि F = QE। नाउ अब हमसे पूछा जाए कि ये फोर्स चार्ज पार्टिकल कहाँ एक्सपीरियंस किया है, तो हम कहेंगे इस लोकेशन पे। ओके,
अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को P3 पॉइंट पे रख दूं, तो क्या P3 पे रखने के बाद अभी भी ये फोर्स यही इतना ही एक्सपीरियंस करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, सेपरेशन चेंज होने के कारण फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो हम P3 पॉइंट पे अगर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल को किस पॉइंट पे रखा गया है फील्ड में, ये फील्ड की लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स ये फील्ड चार्ज से रिलेट हो रहा है, इस चार्ज से रिलेट हो रहा है, तो कहेंगे नहीं, फील्ड किससे रिलेट हो रहा है? लोकेशन से, जिस लोकेशन पे चार्ज पार्टिकल रखा गया है। तो फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन इन द स्पेस। नाउ फोर्स क्या है? तो फोर्स इज द, हम ये कह सकते हैं, फोर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन वेयर वी प्लेस चार्ज पार्टिकल। ओके, अब फिर से इसी कॉन्सेप्ट को समझे तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये तो समझ में आ रहा है कि फोर्स किससे रिलेट हो रहा है? फोर्स रिलेट हो रहा है चार्ज पार्टिकल से जिसने एक्सपीरियंस किया, और फील्ड किससे रिलेट हो रही है? उस लोकेशन से जहाँ चार्ज पार्टिकल रखा गया। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स। नाउ अब अगर इस P1 पॉइंट पे एक चार्ज है तो ये उसके फील्ड का रीजन होगा, और उस फील्ड के रीजन में अगर मैंने एक पॉइंट P2 यहाँ ले लिया, P3 यहाँ ले लिया, P4 मैंने यहाँ ले लिया, एंड दीज आर सम डिफरेंट पॉइंट्स विच इज एट डिफरेंट सेपरेशन फ्रॉम P1। अब अगर हम आपसे पूछे कि मैंने एक चार्ज लिया और वो चार्ज Q0 था, उसको मैंने पहले P4 पे रखा, फिर मैंने उसी चार्ज को उठाया P2 पे रखा, फिर मैंने उसी चार्ज को उठाया P3 पे रखा, तो क्या हर एक कंडीशन पे P1 और P2 और P3 पे क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? तो अभी थर्ड पॉइंट हमने पाया है कि सेम चार्ज इफ इट इज एट डिफरेंट लोकेशन इन द फील्ड इट विल एक्सपीरियंस डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब ये क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो किसकी है? तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल के है जो फील्ड के किसी फील्ड के सिस्टम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे फील्ड किसी दूसरे चार्ज का होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी उस फील्ड चार्ज सिस्टम से रिलेट हो रही है। सिमिलर मैनर में अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इन डिफरेंट लोकेशन पे कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के कारण यहाँ पे हम जब चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो एनर्जी गेन कर लेती है। तो हम कहेंगे सेम जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद द लोकेशन, देयर विल बी अ क्वांटिटी कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, which is also related with the characteristic of a location. And in same manner as we written above, F is equals to QE, the formula for potential energy will equals to Q, which is Q naught into V. Now अगर हम ध्यान दें तो ये V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने सिंबलाइज करा हुआ है। सो दिस V इज इन द सेम प्लेस एज द E। सो हम ये कह सकते हैं कि E की जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक V की होगी। सो V इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन इन द फील्ड, लोकेशन इन फील्ड, okay, and U is the energy associated with charge particle in same fashion as the force is related with the charge। ठीक है, तो हम यहाँ से ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि U जो है, U का फॉर्मूला क्या बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ फील्ड एट एनी लोकेशन इनटू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन। ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ पे ये जान पाए कि पोटेंशियल जो है वो एक
कैरेक्टरिस्टिक है लोकेशन की। तो हम कंक्लूजन नंबर 4 क्या लिख सकते हैं? हम कंक्लूजन 4 ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन नंबर 4 कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ location in field E, and U is associated with charge placed at that location, उस लोकेशन पे, फील्ड के उस लोकेशन पे जहाँ पे V पोटेंशियल है, वहाँ पे अगर हम एक चार्ज को रख रहे हैं तो वो चार्ज से एसोसिएटेड हो जाएगी एनर्जी एट दैट लोकेशन। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एक अनदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट, एंड नाउ वी टेक a point P1 where we place a charge Q, and another point P2 where we place another charge, that is Q0, in such a way that the sign of both the charges is taken to be positive for the simplicity. Now अब अगर हम कह लें इनके बीच का सेपरेशन क्या था, लेट इनके बीच के सेपरेशन को मैं R कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो हम कहेंगे इस चार्ज के P1 पॉइंट पे रखे चार्ज का फील्ड होगा यहाँ पे, लेट द वैल्यू ऑफ फील्ड इज E। इस फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो हम कह लिए लेट दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स एंड द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण इस चार्ज पार्टिकल ने क्या करना होगा, तो हम कहेंगे ये चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, ओके, विच कॉज मोशन। और अगर मोशन किया तो हम कहेंगे इसके मोशन करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, लेट जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा था दैट फोर्स इज F1 इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज E। फील्ड क्या है? E किस चार्ज के कारण? प्लस Q के कारण। और जो काइनेटिक एनर्जी मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है वो KE1 है। अब ये KE1 कहाँ से आया होगा, तो हम कहेंगे इस चार्ज पार्टिकल को जब हमने यहाँ पे रखा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ फील्ड एट एनी लोकेशन, it will have some energy associated with it, and that energy is potential energy. So इसके पास कुछ ना कुछ potential energy हो जाएगी U1। ओके, नाउ अब ये चार्ज पार्टिकल P2 पॉइंट से मोशन करता हुआ, लेट मोशन करता हुआ ये पहुंच गया P3 पॉइंट पे। अब अगर P3 पॉइंट पे आया है तो यहाँ पे इसके ऊपर, अब ये P3 पॉइंट पे आया और P3 पॉइंट पे भी फील्ड है, तो हम कहेंगे यहाँ पे फील्ड होने के कारण यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स के कारण ये मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो इससे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी KE2, एंड ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। एक सिस्टम में एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण बॉडी मोशन करी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो ये पहला सिस्टम। अब ये चार्ज पार्टिकल फिर से मोशन करता हुआ P3 पॉइंट पे आ गया, और वहाँ पे भी उसके ऊपर फोर्स F2 लग रहा है। F2 के कारण मोशन किया तो काइनेटिक एनर्जी KE2, और वो काइनेटिक एनर्जी KE2 कहाँ से आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी U2 से। अब अगर देखा जाए तो हमने ये कह रखा है कि the force which is responsible is electrostatic, and electrostatic force is conservative by nature, so it has some potential energy associated, and it follow a principle of conservation of mechanical energy. So mechanical energy, अगर conservational law की बात करें तो mechanical energy of P1 P2 system is equals to the mechanical energy of P1 P3 system.
सो अगर इसको रिलेट करा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस सिस्टम की इसकी फील्ड और ये चार्ज फील्ड चार्ज सिस्टम के कारण जो काइनेटिक एनर्जी हुई, दैट काइनेटिक एनर्जी इज KE1, और इस फील्ड चार्ज सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हुई, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज U1। उसी तरीके से जब चार्ज पार्टिकल मोशन करके यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे जो फील्ड होगी उस फील्ड और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल को हम लेके आए हैं इसके सिस्टम के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो सिमिलरली KE2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी E2। नाउ अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m, और ये पार्टिकल यहाँ मोशन कर रहा था, मान लिया जाए मोशन करने में जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो u है, इसकी यहाँ की वेलोसिटी u है, ये लिख लिया। अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो हमने पाया था पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू चार्ज विच इज प्लेस्ड देयर इन द पोटेंशियल ऑफ अ लोकेशन। सो ये चार्ज Q0 हो गया और यहाँ की पोटेंशियल, लोकेशन की पोटेंशियल लेट हम V1 कह लें, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आई थी। सो सिमिलर फैशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12m, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी मैं v कह ले रहा हूँ, v, तो यहाँ पे 12mv² प्लस इसकी इस लोकेशन पे के पास भी कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव पोटेंशियल होगी, तो वो लिख सकते हैं। अब अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स को सेपरेट आउट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 12m u² माइनस v² इज इक्वल्स टू Q0 v2 माइनस v1। सो ये क्या हो जाएगी, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज KE। This will equals to net change in potential energy UE। So law of conservation of energy भी हमने देख लिया कि फुलफिल हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये भी कंक्लूजन हमने डिराइव कर लिया। दिस इज कंक्लूजन नंबर 5। तो अभी तक हम लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ये जाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का एसोसिएशन कहाँ होगा, तो किसी फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना। जिस जगह पे हमने चार्ज पार्टिकल को रखा उस जगह की, उस लोकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये याद करने वाला टर्म्स है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द चार्ज विच इज प्लेस्ड इन द फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमने पाया कि डिफरेंट लोकेशन पे ये सारे के सारे कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लगा सकते हैं। नाउ ये फाइनलाइज हुआ कि हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो विदाउट द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के उसे उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पा सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन। हमें बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकेले ही नॉलेज रखे हुए हम इसके डिजायर्ड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शनल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस u एंड v। v की वैल्यू क्या होगी इसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उस v से, उस v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास जब हम किसी चार्ज को रख देते हैं तो उसके पास एनर्जी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यह मालूम है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन दैट लोकेशन ऑफ अ पोटेंशियल। ओके।